नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज तारीख है 28 नवंबर 2025 और आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या नया हमेशा पुराने से बेहतर होता है? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, और हमारे पास आज के अखबारों से कुछ ऐसे लेख हैं जो इसी सवाल को अलग-अलग तरीकों से देखते हैं। हम देखेंगे कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से लेकर हमारे काम करने के तरीकों, हमारी राजनीति और यहाँ तक कि हमारी शॉपिंग की आदतों को भी कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा का जो एक सेंट्रल थीम है वो यही है। अच्छा। हाँ, मतलब बदलावों की जरूरत और पुरानी चीजों की अहमियत के बीच का संतुलन। हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे श्रम कानून जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे वक्त के साथ खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। लेकिन साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कुछ मामलों में, खासकर राजनीति और टेक्नोलॉजी में, पुराना सिस्टम इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा है। ये तो एक तरह की रस्साकशी जैसी बात हो गई। बिल्कुल। जो हर समाज में चलती है। जी। ठीक है, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां एक बेंच ने इस बात पर एक तरह से चिंता जताई है कि अदालत अपने ही पुराने फैसलों को बार बार पलट रही है। हाँ। अब पहली नजर में तो ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई संस्था कंफ्यूज्ड है। क्या ये कमजोरी की निशानी नहीं है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बार बार बदलना मतलब कमजोरी है। लेकिन हाँ, लेखों का तर्क ठीक इसके उल्टा है। उनका कहना है कि ये असल में भारतीय संविधान के जीवंत दस्तावेज, मतलब लिविंग डॉक्यूमेंट होने का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा। जी। न्याय के क्षेत्र में असली ताकत अपनी गलती मानने और समाज के साथ इवॉल्व होने में है। ये एक तरह की इंस्टीट्यूशनल ह्यूमिलिटी है जो लोकतंत्र को जिंदा रखती है। इंस्टीट्यूशनल ह्यूमिलिटी, ये एक दिलचस्प शब्द है। मतलब संस्था की विनम्रता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या इससे एक तरह की अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी नहीं पैदा होती कि आज जो कानून सही है, हो सकता है 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उसे गलत कह दे? सही बात है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि नियम क्या हैं? ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। लेकिन लेख हमें कुछ उदाहरणों से समझाते हैं कि अगर अदालतें अपनी पुरानी गलतियों को नहीं सुधारती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे? सबसे बड़ा उदाहरण है एडीएम जबलपुर केस का। ओह, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय भी कहा जाता है। बिल्कुल। इमरजेंसी के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार किसी भी नागरिक के जीवन का अधिकार छीन सकती है। एग्जैक्टली। उस फैसले के दाग को धोने में और उसे औपचारिक रूप से पलटने में सुप्रीम कोर्ट को 40 साल से ज्यादा लग गए। 40 साल? हाँ, सोचिए, अगर अदालतें कहती कि नहीं, जो एक बार कह दिया सो कह दिया, तो आज हमारे मौलिक अधिकार कहाँ होते? सही बात है। निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी को ही ले लीजिए। 1954 और 1962 में बड़ी बड़ी बेंचों ने कहा कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। अच्छा। लेकिन 2017 में 9 जजों की बेंच ने पुट्टास्वामी केस में उस पुरानी सोच को पूरी तरह पलट दिया और आज प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। और सेक्शन 377 यानी समलैंगिकता पर भी तो ऐसा ही हुआ। हाँ, बिल्कुल। 2013 में उसे अपराध बताया गया और फिर 2018 में उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। जी, और राजद्रोह कानून, जिसे 1962 में सही ठहराया गया था, आज उसी अदालत की नजर में सवालों के घेरे में है। हाँ, 2022 में तो उस पर नए केस दर्ज करने पर ही रोक लगा दी थी। बिल्कुल। तो इन लेखों का सार ये है कि अगर सिस्टम में कुछ टूटा है तो उसे ठीक करना ही समझदारी है, और ये प्रक्रिया सिर्फ अदालतों में नहीं, हर जगह जरूरी है। समीक्षा से ही प्रगति होती है। पुराने सिस्टम को ठीक करने की बात करें तो आज से भारत के श्रम कानूनों में एक बहुत बड़ा, मतलब मॉन्यूमेंटल बदलाव लागू हो गया है। हाँ, अब ये बहुत बड़ी खबर है। 29 पुराने कानूनों को हटाकर 4 नए लेबर कोड्स लाए गए हैं। इसकी जरूरत अचानक क्यों पड़ गई? अचानक नहीं, इसकी जरूरत तो दशकों से थी। हमारे पुराने लेबर लॉज 1930s और 1950s के थे। अच्छा। वो उस जमाने के लिए बने थे जब फैक्ट्री में काम होता था, 9 to 5 की नौकरी होती थी। आज की गिग इकोनॉमी, वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल दुनिया के लिए वो पूरी तरह से आउटडेटेड थे। मतलब अप्रासंगिक हो गए थे। जी, वे इतने जटिल थे कि ज्यादातर कंपनियों ने फॉलो ही नहीं कर पाती थीं। और सबसे बड़ी बात, देश के 90% असंगठित मजदूरों को तो वे कोई सुरक्षा देते ही नहीं थे। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तक ज़ोमैटो, उबर या स्विगी के लिए काम करने वाले लाखों लोगों को कानूनी तौर पर वर्कर का दर्जा भी नहीं मिला था? यही तो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है। ये तो बहुत बड़ी बात है।
इन नए कोड्स में पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को कानूनी परिभाषा दी गई है। अब इन एग्रीगेटर कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इन वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। 1-2% टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, अगर किसी फूड डिलीवरी ऐप का सालाना टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए है, ओके। तो उसे अब 50 से 100 करोड़ रुपए सिर्फ अपने राइडर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग रखने होंगे। जैसे कि स्वास्थ्य बीमा या पेंशन? हाँ, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन या मैटरनिटी बेनिफिट्स। पहले ये रकम 0 थी। ये इन लाखों वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। ओके, ये तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। लेखों में नौकरी की सुरक्षा को लेकर भी कुछ चिंताएं जताई गई हैं। क्या इन नए कोड्स से हायर एंड फायर की संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलेगा? ये इन सुधारों का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। लेख बताते हैं कि 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए अब सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों की छंटनी करना आसान हो जाएगा। अच्छा। सरकार का तर्क है कि इससे कंपनियां लोगों को फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स पर रखने से डरेंगी नहीं और रोजगार बढ़ेगा। लेकिन मजदूर संघों को तो डर होगा कि? बिल्कुल, उन्हें डर है कि इससे जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्कर राइट्स के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और इसकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। हाँ, जब राज्य सरकारें इन नियमों को जमीन पर लागू करेंगी। तो एक तरफ तो सरकारें नए कानून बनाकर अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति में एक बिल्कुल उल्टी कहानी चल रही है। हाँ, ये भी एक बड़ा विरोधाभास है। जहां रोजगार देने के बजाय सीधे रेवड़ियां बांटने पे जोर है। आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराव का एक लेख इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा का पतन कहता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। बिल्कुल, और ये लेख इस मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। सुब्बाराव का तर्क है कि जब कोई नेता मुफ्त बिजली, पानी या कैश बांटने का वादा करता है, तो वो असल में पर्दे के पीछे ये मान रहा होता है कि क्या? कि मैं आपकी जिंदगी को इतना बेहतर नहीं बना सकता कि आप इन चीजों को खुद खरीद सकें। ओह! मतलब, मैं आपको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने में नाकाम रहा हूं, इसलिए बदले में ये मुफ्त की चीज ले लीजिए। ये तो अपनी विफलता को स्वीकार करने जैसा हुआ। जी, यह राष्ट्र निर्माण नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विफलता पर पर्दा डालने जैसा है। लेख में बिहार चुनाव का उदाहरण दिया गया है, जो एक तरह की नीलामी जैसा लग रहा था। हाँ, सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव के दौरान महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। तो विपक्ष ने क्या किया? तो विपक्ष ने वादा कर दिया कि अगर वो जीते तो 30,000 रुपए देंगे और हर घर में एक सरकारी नौकरी भी। मतलब एक खतरनाक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है ये। बिल्कुल, और ये सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य इन योजनाओं का बोझ उठाने के लिए बाजार से बाहरी कर्ज ले रहे हैं। अच्छा। उनका कर्ज उनकी कमाई से कहीं ज्यादा हो गया है। तो इसका असर क्या होता है? मतलब पैसा तो लोगों के पास ही जा रहा है, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि ये मुफ्त नहीं है। इसकी कीमत भविष्य की पीढ़ियां चुकाती हैं। कैसे? जब सरकार का सारा पैसा इन योजनाओं में चला जाता है, तो स्कूल, अस्पताल, सड़कें, इन जरूरी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो मतलब ये शॉर्ट टर्म में वोट तो दिला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में राज्य के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म में राज्य को दिवालिया बना देता है। तो सवाल ये है कि इसे कोई रोक क्यों नहीं रहा? लेख के मुताबिक विपक्ष, सीएजी और बाजार जैसी संस्थाएं भी इसे रोकने में नाकाम रही हैं। और इसकी वजहें बहुत दिलचस्प हैं। विपक्ष इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे गरीब विरोधी कहे जाने का डर होता है। सही बात है। और सीएजी यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो सरकारी खर्चों पर नजर रखते हैं। सरकार के ऑडिटर एक तरह से। एग्जैक्टली। तो जब तक सीएजी की रिपोर्ट आती है, तब तक चुनाव खत्म हो चुका होता है और राजनीतिक फायदा उठाया जा चुका होता है। और बाजार वो क्यों कर्ज देता रहता है? क्योंकि उन्हें एक अनस्पोकन गारंटी महसूस होती है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को पूरी तरह से दिवालिया नहीं होने देगी। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या पार्टियां खुद ही जिम्मेदार नहीं बन सकती? लेख एक ज्यादा ठोस समाधान सुझाता है, एक राष्ट्रीय आचार संहिता या नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब एक नियम बनाया जाए। हाँ, ये तय किया जाए कि कोई भी सरकार अपने बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा ऐसी योजनाओं पर खर्च कर सकती है, और पार्टियों के लिए ये बताना अनिवार्य हो कि वे अपने वादों का पैसा कहाँ से लाएंगी। इससे राजनीति में थोड़ी वित्तीय जवाबदेही आएगी। उम्मीद तो यही है। ये पूरी चर्चा पुराने और नए के बीच की खींचतान की रही है। सुप्रीम कोर्ट पुराने फैसले बदल रहा है, लेबर लॉज पुराने सिस्टम को बदल रहे हैं, लेकिन हमारा आखिरी विषय एक बहुत ही मजेदार रिवर्सल दिखाता है। हाँ,
ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है आज की चर्चा का। हमें सालों से बताया गया कि डिजिटल दुनिया भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड को खत्म कर देगी, लेकिन लेख कहते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, भविष्य को लेकर जो भविष्यवाणियां की गई थी, लगता है वो थोड़ी जल्दी में की गई थी। मतलब? हमें बताया गया था कि ई बुक्स छपी हुई किताबों की जगह ले लेंगी, ऑनलाइन शॉपिंग से दुकानें और मॉल बंद हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल डीजल कारों को सड़कों से हटा देंगी। बिल्कुल, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली है और काफी मजेदार है। उदाहरण तो सच में हैरान करने वाले हैं। छपी हुई किताबों से शुरू करते हैं। आज भी अमेरिका के पुस्तक बाजार में प्रिंट बुक्स का हिस्सा 80% है और उनकी बिक्री बढ़ रही है। सच में? जी, ई बुक्स की ब्रोच की कहां से रुक गई है। लोग आज भी किताब को हाथ में लेकर उसके पन्ने पलटने का अनुभव पसंद करते हैं। और गाड़ियों का क्या? मुझे तो लगा था कि भविष्य तो इलेक्ट्रिक ही है। भविष्य शायद है, लेकिन वो भविष्य अभी थोड़ा दूर है। जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियां अपने एम्बिशियस इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स पर ब्रेक लगा रही हैं। तो वो मान रहे हैं कि पेट्रोल डीजल इंजन अभी रहेंगे? हाँ, वो मान रहे हैं कि ये इंजन अभी दशकों तक हमारे साथ रहेंगे। टोयोटा के चेयरमैन तो खुलेआम कहते हैं कि वो मानते हैं कि कई ड्राइवरों को आज भी डीजल इंजन की गड़गड़ाहट और गंध पसंद है। और शॉपिंग मॉल्स, अमेजन और फ्लिपकार्ट के जमाने में वो कैसे टिके हुए हैं? ऑनलाइन खरीदारी अमेरिका में कुल रिटेल बिक्री के लगभग 20% पर आकर ठहर सी गई है। अच्छा, असल में 2021 के बाद से जितनी दुकानें बंद हुई हैं, उससे ज्यादा नई दुकानें खुली हैं। ये कैसे हो रहा है? मॉल अब सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं रहे, वे सोशल एक्सपीरियंस के केंद्र बन रहे हैं, जहां लोग खाने, फिल्में देखने और दोस्तों से मिलने जाते हैं। वे खुद को री इन्वेंट कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मेरे लिए ये थी कि इन पुराने ट्रेंड्स को कौन वापस ला रहा है? ये हमारी आपकी पीढ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ये युवा पीढ़ी है, जेन ज़ी, डिजिटल नेटिव्स, जो इंटरनेट के साथ ही बड़ी हुई है। हाँ, अमेरिका में 35 साल से कम उम्र के लोग ही सबसे ज्यादा मॉल जा रहे हैं। यही पीढ़ी वाइनल रिकॉर्ड्स खरीद रही है। टेलर स्विफ्ट जैसे नए कलाकारों के भी वाइनल रिकॉर्ड्स लाखों में बिक रहे हैं। और तो और, वो पुराने फ्लिप फोन भी अपना रहे हैं। बिल्कुल। शायद ये वर्चुअल दुनिया की एक रास्ता और बोरियत से बचने का एक तरीका है। ये पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल दुनिया में पली बड़ी, वही सबसे ज्यादा असल छूने वाले अनुभवों की भूखी है। ये डिजिटल थकान का पहला बड़ा संकेत हो सकता है। शायद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, बल्कि ये है कि इंसान उसे धीरे धीरे और अपनी शर्तों पर अपनाता है। एग्जैक्टली। हम आज भी भौतिक अनुभवों को, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को बहुत महत्व देते हैं। बिल्कुल। लेख यही बताता है कि इंसान हर नई चीज के पीछे तुरंत नहीं भागता। ये मजेदार है क्योंकि हम सब ने अपने घरों से कैसेट और सीडी के ढेर हटा दिए थे, ये सोचकर कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। और अब युवा पीढ़ी विनाइल रिकॉर्ड्स के लिए हजारों रुपए खर्च कर रही है। हाँ, इंसान तर्क से ज्यादा भावनाओं और आदतों से चलता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने सुप्रीम कोर्ट के बदलते फैसलों से लेकर श्रम कानूनों में सुधार, चुनावी वादों की राजनीति और पुरानी चीजों की वापसी तक पर बात की। इन सब में एक ही धागा है, पुराने और नए के बीच का संतुलन, द नेगोशिएशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। सुप्रीम कोर्ट और श्रम कानून दिखाते हैं कि संस्थाएं जिंदा रहने के लिए कैसे समय के साथ खुद को ढालती हैं, अपनी गलतियों को सुधारती हैं। सही। चुनावी रेवड़ियों पर बहस हमें शॉर्ट टर्म फायदे और लॉन्ग टर्म विकास के बीच का फर्क समझाती है। और आखिरी लेख हमें याद दिलाता है कि नया हमेशा बेहतर नहीं होता और इंसान अपनी खुशी के लिए अक्सर टेक्नोलॉजी और परंपरा, डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच एक संतुलन तलाशता है। और हमारे श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि संस्थाएं और समाज अपनी गलतियों और अनुभवों की समीक्षा करके कैसे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है। लगातार बदलती इस दुनिया में हम व्यक्तिगत स्तर पर अपनी मान्यताओं, अपनी सोच और अपनी आदतों की कितनी समीक्षा करते हैं? सोचने वाली बात है। हम किसी नई चीज को क्यों अपनाते हैं? क्या इसलिए कि वो सच में बेहतर है या सिर्फ इसलिए कि वो नई है? और जब हम किसी पुरानी आदत से चिपके रहते हैं, तो क्या वो बुद्धिमानी की वजह से है या बदलाव के डर से? शायद हमें भी इन संस्थाओं की तरह कभी-कभी रुककर अपने रास्ते को सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल।